तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक इंडस्ट्रियल रिलेशंस। आज की ये कहानी हम आपको एक कहानी से ही शुरू करते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस की। एक बार की बात है दोस्तों, शर्मा जी की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री थी जहां मशीनें बनती थी। वहां 100 से ज़्यादा मजदूर काम करते थे। कई सालों तक सब कुछ ठीक चला, काम चलता रहा और सब खुश थे। लेकिन एक दिन फैक्ट्री में अचानक काम के घंटे बढ़ा दिए गए और मजदूरों को ओवरटाइम का पैसा भी नहीं मिला। इसके साथ ही सुरक्षा के नियमों में भी लापरवाही होने लगी। राजू, जो वर्षों से वफादार मजदूर था, बोला, अब चुप रहना ठीक नहीं, हम इंसान हैं, मशीन नहीं। हमें आवाज उठानी होगी। राजू और कुछ मजदूर ने मिलकर एक मजदूर संगठन बनाया और मीना को अपना नेता चुना। अब ये संगठन फैक्ट्री के मजदूरों की आवाज बन गया। मीना ने शर्मा जी से कहा, हम सब मजदूर हैं, आपके साथ बातचीत करना चाहते हैं। ये हुआ कलेक्टिव बार्गेनिंग। अगर हमारी बातें नहीं सुनी गई तो हम हड़ताल करेंगे। और अब ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में कन्वर्ट हो चुका है। शर्मा जी ने इनकार कर दिया और मजदूरों को नौकरी से निकाल भी दिया। इसके बाद हालात बिगड़ गए, काम रुक गया, फैक्ट्री का माहौल तनावपूर्ण हो गया। ये एक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बन गया, यानी मालिक और मजदूरों के बीच संघर्ष। अब जो है मामला आगे मुकदमा और न्यायालय के पास गया, जिसमें कोर्ट और ट्रिब्यूनल भी शामिल हो गए। अब मीना और मजदूरों ने इस मामले को ले जाया गया इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के पास। वहां फैक्ट्री के मालिक और यूनियन दोनों पक्षों ने अपना पक्ष रखा। ट्रिब्यूनल ने गहराई से जांच की और फिर फैसला सुनाया कि ओवरटाइम का भुगतान किया जाए, सुरक्षा नियम लागू हो गए, निकाले गए मजदूरों को वापस लिया जाएगा और भविष्य में कोई बड़ा बदलाव हो तो पहले कलेक्टिव बार्गेनिंग होगी। तो इस कहानी से हमको ये मालूम होता है कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस जो है वो मालिक और मजदूरों के बीच के संबंध की बात है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट तब पैदा होता है जब ये दोनों के संबंध बिगड़ते हैं और संघर्ष होता है। ट्रेड यूनियन का गठन तब होता है और वो उसके लिए होता है जो अधिकारों की जो मजदूरों के अधिकारों की रक्षा करता है। और कलेक्टिव बार्गेनिंग मतलब यूनियन और मालिक के बीच संवाद और समझौता। और इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल एंड कोर्ट का जो रोल होता है वो किसी भी विवाद को सुलझाने के लिए कानूनी रास्ते और न्यायालय की मदद से किया जाता है। तो ये इस कहानी का मूल उद्देश्य है कि जहाँ संवाद बंद होता है वहाँ विवाद जन्म लेता है, लेकिन जहाँ संगठन, न्याय और समझदारी होती है वहाँ समाधान जरूर आता है। तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस में मेनली जो होते हैं वो तीन एक्टर होते हैं। एक एम्प्लॉयर और उनका एसोसिएशन, दूसरे वर्कर्स और उनका ट्रेड यूनियन, तीसरा स्टेट गवर्नमेंट और ट्रिब्यूनल्स। तो इन तीनों के अंदर का जो भी रिलेशंस होता है उसी को हम इंडस्ट्रियल रिलेशंस कहते हैं। ठीक है। इस कॉन्सेप्ट के बाद ये मीनिंग आपको क्लियर हो गया कि ये जो रिलेशनशिप है, इंडस्ट्रियल रिलेशन इन तीन प्लेयर्स के बीच में होता है, एक एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई और गवर्नमेंट। और इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है कि आपको एक अच्छा माहौल क्रिएट करना है ताकि वर्कर्स अच्छे से काम कर सके और जो कैपिटल जिसने जो ओनर्स होते हैं उनको अच्छे तरीके से अपना काम चलाए रखा जाए, या और प्रोडक्टिविटी पे ध्यान दिया जाए और जितने भी कॉन्फ्लिक्ट है वो पीसफुल तरीके से रेजोल्यूशन हो जाए। और यहाँ पर इंडस्ट्रियल रिलेशंस के सब पार्टिसिपेंट्स दिए गए। ये पार्टिसिपेंट्स आपको हमेशा याद रखना है और इसको हमेशा जब भी क्वेश्चन आए तो ये डायग्राम ज़रूर बनाना है। चलिए दूसरे आगे बढ़ते हैं। और अप्रोचेस क्या हो गए इंडस्ट्रियल रिलेशंस के। अप्रोचेज में आपको बताया जाएगा कि इसके रूट कॉजेस क्या होते हैं डिस्प्यूट्स के, कि और कौन से तरीके से पॉलिसीज फॉर्म की जाती है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए, और इंडस्ट्रियल रिलेशंस को अलग अलग पर्सपेक्टिव से कैसे देखते हैं। सॉरी। आगे बढ़ते हैं। मेजर अप्रोचेस जो होते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस के, वो 5 से 6 अप्रोचेस हैं। हमने यहाँ पे 6 अप्रोचेस की बात की है। पहला है यूनिटरी अप्रोच।
दूसरा है प्लूरलिस्टिक अप्रोच, तीसरा है मार्क्सिस्ट अप्रोच, चौथा है ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच, पांचवा है सिस्टम्स अप्रोच, छठा है गांधीयन अप्रोच। तो आगे बढ़ते हैं। यूनिटरी अप्रोच में ऐसा होता है कि यहाँ पर कहा जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है एक परिवार की तरह रहता है, और परिवार के जितने भी सदस्य हैं, जैसे कि परिवार में ऑर्गेनाइजेशन आता है, उसमें काम करने वाले वर्कर्स आते हैं, और इन दोनों का जो रिलेशन है वो एक परिवार की तरह होता है। इसीलिए जो भी कॉन्फ्लिक्ट होता है वो परिवार के भीतर ही इनको सुलझाना है और कहीं बाहर नहीं जाना है। इसीलिए यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको नॉर्मल नहीं माना जाता है, वो एक बहुत एब नॉर्मल तरीके से उसको दिखाया जाता है कि ये अच्छी बात नहीं है और ये सब नहीं होना चाहिए। तो यूनिटरी अप्रोच एक पैटर्नलिस्टिक अप्रोच होता है, मतलब यहाँ पे बहुत अथॉरिटेरियन तरीके से चीज़ों को देखा जाता है, और ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि वर्कर कोई भी ट्रेड यूनियन जैसी चीज़ें नहीं बनाए, और जो भी समस्या है उसका समाधान ऑर्गेनाइजेशन के भीतर ही करे। और ये जो यूनिटरी अप्रोच है ये गूगल जैसी कंपनियों में ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि गूगल में जो एम्प्लॉयर होते हैं वो बहुत तरीके की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, और कभी भी वहाँ पे ट्रेड यूनियन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये प्राइवेट कंपनीज में ये अप्रोचेस ज़्यादा देखा जाता है। दूसरा होता है प्लूरलिस्टिक अप्रोच। प्लूरलिस्टिक अप्रोच में जो ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा समझा जाता है कि यहाँ पर काफ़ी सारे स्टेक होल्डर्स हैं, और उन अलग अलग स्टेक होल्डर्स जैसे वर्कर्स, उनका ट्रेड यूनियन और गवर्नमेंट, और इन लोगों का अलग अलग इंटरेस्ट है, और वो इंटरेस्ट यहाँ पे कोएलीट होता है ऑर्गेनाइजेशन में। सो इसीलिए यहाँ पर जो भी कॉन्फ्लिक्ट होगा वो नेचुरल होगा, और इस कॉन्फ्लिक्ट को इम्प्रूव करने के लिए या कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए आपको ट्रेड यूनियन की ज़रूरत पड़ेगी, और ट्रेड यूनियन इस कॉन्फ्लिक्ट को कलेक्टिव बार्गेनिंग की मदद से सॉल्व करेगा। तो ये जो अप्रोच होता है वो ये मोस्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में होता है। इंडिया में ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि कोल इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ओएनजीसी, ये सब गवर्नमेंट कंपनीज है। पीएसयू है, पीएसयू है, जहाँ पर ऐसे सब चीज़ें होती है, जहाँ पर ट्रेड यूनियन होता है, कलेक्टिव बार्गेनिंग होती है, और उनके हिसाब से जो भी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया जाता है। तीसरा अप्रोच होता है मार्क्सिस्ट अप्रोच। यहाँ पे इस अप्रोच में कहा जाता है कि इंडस्ट्रियल जो भी डिस्प्यूट्स होता है वो एक क्लास स्ट्रगल होता है। एक क्लास स्ट्रगल दो दो क्लासेस के बीच में होता है। एक वर्कर्स का क्लास होता है जो चाहता है कि उनके वेजेस बढ़ते रहे, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, और कैपिटलिस्ट क्लास जो होता है वो चाहता है कि हम लोगों का प्रॉफिट जो है वो बढ़ता रहे। उसके लिए ये लोग हमेशा चाहते हैं कि वेजेस कम रहे, जबकि ये चाहते हैं कि वेजेस बढ़ता रहे, और इसी वजह से क्लास स्ट्रगल होता है, और उसके वजह से कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर इनएविटेबल है, क्योंकि वर्कर्स को लगता है कि ओनर्स उनका एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, और क्या कैपिटलिस्ट चाहते हैं कि उनका प्रॉफिटेबिलिटी हमेशा बना रहे। इसीलिए यहाँ पे जो ट्रेड यूनियन आता है वो एक टूल होता है जो क्लास स्ट्रगल को एक चैनल देता है, ताकि वो अच्छे से अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके। और एग्जाम्पल यहाँ पे कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट जितने भी लेबर मूवमेंट्स है वो मार्क्सिस्ट अप्रोच ही होते हैं, और ये जो अप्रोच होता है ये मोस्ट ऑफ वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट्स या फिर केरला जैसे स्टेट्स में ये आपको काफ़ी ज़्यादा देखने मिलेगा मार्क्सिस्ट अप्रोच। चौथा होता है ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच। ये एक काफ़ी मॉडर्न अप्रोच है, और इस अप्रोच के अंदर जो फोकस होता है इंडस्ट्रियल रिलेशंस में वो साइकोलॉजी, मोटिवेशन और कम्युनिकेशन के ऊपर होता है। यहाँ पे हम चाहते हैं कि मोटिवेशन, लीडरशिप और कम्युनिकेशन के ऊपर ध्यान देकर एक वर्कर से अच्छा रिलेशंस बनाया जाए, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी पे
कंपनी का फोकस हो। यहाँ पे लीडरशिप, मोरल, जॉब सेटिस्फेक्शन पर जैसी चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है, और ये कम्प्लीटली एचआर फोकस्ड होता है। यहाँ पे ह्यूमन रिलेशंस पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, इसीलिए इसे ह्यूमन रिलेशंस कहते हैं। सिस्टम्स अप्रोच में ऑर्गेनाइजेशन को एक बड़े सिस्टम का एक छोटा सा हिस्सा माना जाता है। ऑर्गेनाइजेशन को एक सब सिस्टम माना जाता है, एक लार्जर सोशल सिस्टम्स का, और इसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं, एक्टर्स होते हैं, रूल्स होते हैं, आइडियोलॉजी होती है। और यहाँ पे डनलॉप अप्रोच आपको काफ़ी काम आता है। छठा होता है गांधीयन अप्रोच। गांधीयन अप्रोच बताता है कि आप लोगों को हारमोनी रखनी है कैपिटल और लेबर के बीच में। डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रस्टीशिप, जहाँ पे एम्प्लॉयर इज अ कस्टोडियन ऑफ द वर्कर्स इंटरेस्ट। जो एम्प्लॉयर होता है वो ओनर नहीं होता, बल्कि एक ट्रस्टी होता है। ट्रस्टी होता है, और उस ट्रस्टी को अपने वर्कर्स का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ये जो गांधीयन अप्रोच है, ये नॉन वायलेंस नेगोशिएशन पर नेगोशिएशन पर फोकस करता है। जैसे कि गांधीज टेक्सटाइल मूवमेंट इन अहमदाबाद 1920 इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस अप्रोच। अगर आप कंपैरिजन करोगे सब अप्रोचेस का, तो इसमें एक यूनिटरी अप्रोच है, जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट को एबनॉर्मल माना गया है, जबकि कॉन्फ्लिक्ट को प्लूरलिस्टिक अप्रोच में नेचुरल माना गया है। मार्क्सिस्ट में इसको इनएविटेबल माना गया है। ह्यूमन रिलेशन में इसको अवॉइडेबल माना गया है। सिस्टम्स अप्रोच में इसको मैनेजेबल माना गया है, और गांधीयन अप्रोच में इसको पीसफुल रेजोल्यूशन कहा गया है। तो ये जो है वो मेन डिफरेंस है, कंपैरिजन है, जो आप कहीं भी इसे चारों तरफ से ये जो वर्ड्स मैंने हाईलाइट किए, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, और एग्ज़ाम में भी अगर आपको ये आप ऐसे बनाओगे तो आपको मार्क्स अच्छे से मिलेंगे। लास्ट में कंक्लूजन यही है कि कोई भी एक साइज़ के कहीं पे भी फिट नहीं होता है। ये कॉम्बिनेशन आप लोगों को लगाना पड़ेगा इंडस्ट्रियल रिलेशंस में। और चॉइस जो होता है किसी भी अप्रोच को, डिपेंड करता है कि पॉलिटिकल सिचुएशन कैसा है। जैसे मार्क्सिस्ट अप्रोच मैंने कहा वेस्ट बंगाल, केरला जैसे स्टेट्स में होता है, जबकि सोशल एंड इंडस्ट्रियल कॉन्टेक्स्ट में जो चीज़ें दिखाई देती है वो आपके डेवलप्ड स्टेट जैसे महाराष्ट्र और गुजरात में दिखाई देती है। लेकिन जो गोल है वो है पीसफुल और प्रोडक्टिव वर्क एनवायरनमेंट देना। और लास्ट में ये जो अप्रोच मैंने आप लोगों को दिखाया है कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस का डिफरेंट अप्रोचेस है, तो आप इसको देख सकते हो कि यूनिटरी जो अप्रोच है वहाँ पे ऑथोरिटेरियन एंड पैटर्नलिस्टिक अप्रोच होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, और प्लूरलिस्टिक अप्रोच में कोऑपरेशन और कॉन्फ्लिक्ट होता है, जो कि इनपुट कन्वर्जन आउटपुट। सिस्टम्स अप्रोच में इसे वाइडर अप्रोच लेबर और कंपैरेटिव में लिया जाता है, और कंट्रोल ऑफ द लेबर प्रोसेस मार्क्सिस्ट और रिवॉल्यूशन और रेवोल्यूशन में लिया जाता है। थैंक यू।